हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के लिए है। यह वीडियो हिंदी का अध्याय 5 यानी प्रेमचंद के फटे जूते से संबंधित है। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर हम लिखेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि प्रेमचंद गांधी जी की तरह बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत किया करते थे। दूसरी जो विशेषता है वह यह है कि प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे और वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। वे दिखावे की जीवन नहीं जीते थे। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। उन्हें विषम परिस्थिति से समझौता करना मंजूर नहीं था। कुछ ऐसी ही विशेषताएं प्रेमचंद के व्यक्तित्व में शामिल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न में दिया गया है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। अगला कथन दिया गया है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। इसी प्रकार तीसरा कथन दिया गया है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। और अंतिम कथन दिया गया है इस प्रश्न में, जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरह अंगूठे से इशारा करते हो। अगर हम बात करें पहली कथन की, यानी बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है, तो यह कथन एक असत्य कथन है क्योंकि प्रेमचंद के बाएं पांव का जूता में छेद था जबकि दाहिने जूता ठीक था, यानी पहला कथन यह गलत है। दूसरा कथन है, लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, यह एक सही कथन है। अगर हम तीसरे कथन को देखें तो वह है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, जबकि यह एक गलत कथन है। सही कथन है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, यानी तीसरी कथन भी गलत है। अगर हम चौथे कथन की ओर ध्यान दें तो उसमें है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरह अंगूठे से इशारा करते हो, यह भी एक गलत कथन है। जबकि सही कथन क्या है? सही कथन यह है कि जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 3। इसमें लिखा है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न में दिया गया है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। इस पंक्ति का क्या आशय है, इससे हमें लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। यहाँ जूते का आशय समृद्धि से है जबकि टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। प्रस्तुत पाठ यानी प्रेमचंद के फटे जूते में यह जो पंक्तियां दी गई है, इस पंक्ति में जूते का आशय समृद्धि से है और टोपी का आशय आदमी की मान मर्यादा और इज्जत से है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से ज्यादा है। अगर नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तियों की इज्जत का महत्व उनकी संपत्ति से ज्यादा होता है, लेकिन आज लोग इज्जत से अधिक महत्व संपत्ति को दे रहे हैं। इसी बात को बताने के लिए लेखक ने इस पंक्ति का सहारा लिया है। इसी प्रश्न में अगला पंक्ति दिया गया है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते,
हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस पंक्ति का क्या आशय है, ये अब हम लिखेंगे। यहाँ पर्दे का तात्पर्य इज्जत से है। इस पाठ में लेखक ने इस पंक्ति का सहारा लिया। इस पंक्ति में पर्दे का जो तात्पर्य है वह इज्जत से है। कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इज्जत को महत्व नहीं देते हैं। वे संपत्ति को या फिर दिखावे को महत्व देते हैं। प्रश्न में अगली पंक्ति दी गई है, जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, यह हमें लिखना है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए वे अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ का महत्व कम करें। वे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से इंगित करना ही उचित समझते थे। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 4। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगली ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती है। इस पाठ में एक जगह लेखक क्या कहता है कि अगर फोटो खिंचाने की यह पोशाक है प्रेमचंद की तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह अपना विचार बदलता है और कहता है कि नहीं, इस आदमी की पोशाकें अलग अलग नहीं हो सकती है। हमें इस पर विचार व्यक्त करना है कि लेखक प्रेमचंद के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। अब इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। पहले लेखक प्रेमचंद को आम धारणा के अनुसार परिभाषित करना चाहते हैं कि खास समय में ये इतने साधारण हैं तो सामान्य दिनों में ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। जैसा कि हमारे समाज में प्रचलित है कि किसी विशेष मौके पर लोग अच्छे पोशाक में नजर आते हैं, तो जब फोटो खिंचाने की बात होती है तो प्रेमचंद इतने साधारण पोशाक में हैं, तो लेखक के मन में यह विचार आया कि सामान्य दिनों में इनकी पोशाकें और कितनी अधिक साधारण होंगी। फिर बाद में लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद दिखावे की जीवन नहीं जीते हैं। लेखक के अनुसार लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि प्रेमचंद दिखावे की जीवन नहीं जीते हैं, यानी फोटो खिंचाने के समय भी उनकी वही पोशाक है और अन्य दिनों में भी उनकी पोशाक भी वही है। वे अंदर बाहर से एक जैसे हैं। आमतौर पर लोग क्या होते हैं कि खास मौकों पर अलग तरीके से पोशाक पहनते हैं और सामान्य दिनों में अलग पोशाक पहनते हैं, लेकिन प्रेमचंद ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वे अंदर बाहर एक जैसे थे। वे दिखावे की जीवन नहीं जिया करते थे। अगला है प्रश्न संख्या 5। आपने यह व्यंग पढ़ा, इससे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। लेखक ने प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद के फटे जूते को व्यंग के रूप में लिखा है। जो पाठ लेखक ने लिखा है यानी प्रेमचंद के फटे जूते, इस पाठ को लेखक ने व्यंग के रूप में लिखा है। लेखक ने समाज के दिखावे की संस्कृति को चोट करते हुए प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को प्रकट किया है। लेखक ने समाज को आईना दिखाते हुए यह कहा है कि जिस प्रकार हमारे समाज में आजकल लोग दिखावे की संस्कृति की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं, यानी लोगों के अंदर कुछ भी स्थिति रहे लेकिन अधिक से अधिक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेमचंद के व्यक्तित्व में इस प्रकार की दिखावे की संस्कृति नहीं थी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को प्रकट किया है। समाज की कड़वी सच्चाई को लेखक ने आकर्षक उदाहरणों के द्वारा सरलता से व्यक्त किया है।
वास्तव में इस पाठ में अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग्य किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पाठ में टीले शब्द जीवन के राह में आने वाली बाधा का प्रतीक है। प्रस्तुत पाठ यानी प्रेमचंद के फटे जूते में टीले शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में जो टीले शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब जीवन के राह में आने वाली बाधा है। समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे कि छुआछूत, गरीबी, सामाजिक विषमता, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि मनुष्य की उन्नति में बाधक बनती है। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में लेखक ने टीले शब्द का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल अपनी भाषा शैली में ही लिखना है। हालांकि नमूना के तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। मेरे मोहल्ले में रहने वाले वर्मा जी कीमती कोट पैंट के शौकीन हैं। अक्सर वे नई पोशाकों में नजर आते हैं ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि वे कितने अमीर हैं। जैसा कि आजकल ट्रेंड चलता है कि लोग नई पोशाक में नजर आते हैं ताकि वे दूसरे को दिखा सके कि वे कितने ज्यादा अमीर हैं। ऐसे ही हमारे मोहल्ले में वर्मा जी हैं। दिखाने के चक्कर में वे दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। उनकी आमदनी कुछ विशेष नहीं है, फिर भी वे दिखाने के चक्कर में नई नई पोशाकें और अन्य सामग्रियां खरीदते रहते हैं, जिसके कारण वे दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। उनकी घर, गाड़ी, मोबाइल सब कुछ काफी कीमती हैं, जिन्हें वे ईएमआई पर लिए हुए हैं। ईएमआई की किस्त चुकाने के लिए वे दिन रात चूहों की तरह दौड़ लगाकर काम करते रहते हैं। इस प्रकार दिखावे के कारण उनकी जिंदगी नर्क बन गई है। कुछ इसी तरह इस प्रश्न का जवाब आप भी अपने स्तर से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज बहुत बदलाव आया है। आकर्षक पोशाक एवं अच्छी वेशभूषा आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बन गया है। वेशभूषा से ही व्यक्ति का प्रथम प्रभाव पड़ता है। आजकल का जमाना दिखावे का जमाना है, इसीलिए वेशभूषा से ही व्यक्ति का प्रथम प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों का प्रभाव तो बाद में पड़ता है। वर्तमान समय में यदि कोई धोती कुर्ता पहने तो उन्हें पिछड़ा समझा जाता है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति अगर आज के समय में धोती कुर्ता पहने तो उन्हें पिछड़ा समझा जाता है। कारण क्या है कि आज का समाज दिखावे की समाज है, इसीलिए वेशभूषा पर लोगों की विशेष दृष्टिकोण है। यही कारण है कि आजकल लोग आधुनिक बनने की होड़ में शामिल हो गए हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रस्तुत पाठ यानी प्रेमचंद के फटे जूते में लेखक के द्वारा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इनमें से हमें मुहावरों को छांटना है और उनका वाक्य बनाकर हमें प्रयोग करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। सबसे पहला जो मुहावरा है उसमें है अंगुली का इशारा, जिसका मतलब होता है कुछ बताने की कोशिश। इससे जो वाक्य हम बनाएंगे वो इस प्रकार बना सकते हैं, मैं आपकी अंगुली का इशारा खूब समझता हूं। अगला मुहावरा है व्यंग मुस्कान, जिसका अर्थ होता है मजाक उड़ाना।
इससे हम वाक्य ऐसे बना सकते हैं, उसने व्यंग मुस्कान भरी नजरों से मुझे देखा। इसी प्रकार एक मुहावरा है जिसका प्रयोग इस पाठ में किया गया है, वह है ठोकर मारना, और इसका अर्थ होता है चोट करना। प्रेमचंद ने रचनाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर चोट किया है। इसी प्रकार एक मुहावरा है टीला खड़ा होना, जिसका मतलब होता है बाधाएं आना। इससे हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं, व्यक्ति के जीवन में टीला खड़ा होना एक सामान्य बात है। अगली मुहावरा है पहाड़ फोड़ना, जिसका अर्थ होता है बाधाएं नष्ट करना। जीवन के संघर्षों ने प्रेमचंद को पहाड़ फोड़ना सिखा दिया। अगला मुहावरा है हौसला पस्त करना, जिसका अर्थ है उत्साह नष्ट करना। अर्जुन ने महाभारत में कौरवों के हौसला पस्त कर दिए। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने महत्वपूर्ण मुहावरों को छांटा और उनका अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग किया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 10। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उनकी सूची बनाइए। प्रस्तुत पाठ यानी प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने कुछ विशेषणों का प्रयोग किया है प्रेमचंद के लिए। इन्हीं विशेषणों का हमें एक सूची बनाना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रेमचंद के लिए लेखक ने निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने प्रेमचंद के लिए जो विशेषण का उपयोग किया है वह इस प्रकार है। महान कथाकार, लेखक ने प्रेमचंद को महान कथाकार कहा है। इसी प्रकार उन्हें युग प्रवर्तक भी कहा है, उन्हें जनता के लेखक भी कहा है। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है और इन्हें साहित्यिक पुरखे के विशेषण से भी नवाजा गया है लेखक के द्वारा। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।